मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपके चहेते चैनल करियर प्लस बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्राचीन भारत के इतिहास की अंतिम क्लास है। अगले सेशन में मैं आपसे बात करूंगा मध्यकालीन भारत पर और आधुनिक भारत के इतिहास पर, और उसके बाद संविधान और भूगोल के पन्नों पर, और उसके बाद इकोनॉमी और साइंस पर और स्ट्रेटेजी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करूंगा। आपको मैं ले चलता हूं आपको चहेते प्लेटफॉर्म इसी पढ़ाई की पंचायत पर, और यहां मैं बात करूंगा आपसे आज वर्धन वंश पर और आपके हर्षवर्धन पर। ये जो टॉपिक है हमारा आज का, ये वर्धन वंश भी है, और इस वर्धन वंश के साथ में जो हम चर्चा करने वाले हैं विशेष तौर पर आज हमारी मूल चर्चा हर्षवर्धन पर होने वाली है, क्योंकि ये वर्धन वंश का या पुष्यभूति वंश का ये महानतम शासक है और अंतिम हिंदू महान सम्राट कहा जा सकता है। तो हमारा जो पूरा विश्लेषण है वो बहुत सरल और सटीक भाषा में होने वाला है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, भर भर के शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके, क्योंकि ये क्लास एग्जाम वाली है। एसएससी जीडी के अलावा आरपीएफ, दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस या आपके रेलवे के एग्जाम या जितने भी वनडे एग्जाम है उन सबके लिए ये बहुत बहुत मोस्ट यूजफुल क्लास है। इसलिए चैनल पर लगातार अपना पेन और नोटबुक लेके बैठेंगे ताकि इन बातों को नोट डाउन करते चलें। इस क्लास में बताऊंगा आपको कि वर्धन वंश कैसे पैदा हुआ, कहां से वर्धन वंश आया और कैसे इसका नाम वर्धन वंश हुआ। तो हम लोग बात करेंगे आपके उस जगह से। ये जो दिखाई दे रहे हैं आपके महानतम शासक हैं, ये हर्षवर्धन। कौन है ये? हर्षवर्धन। हमारा जो मूल विश्लेषण है वो हर्षवर्धन पर ही लेकर है। यहाँ पर जो मूल विश्लेषण हमारा वो हर्षवर्धन को लेकर है यहाँ पर, क्योंकि यही व्यक्ति इस वंश के महानतम शासक हैं और जो चर्चा होगी वो महानतम की होना लाजमी है। लेकिन सबसे पहले इस वंश के संस्थापक हैं, कई बार हमारे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आया करते हैं संस्थापकों को लेकर के। यदि इस तरह का प्रश्न आएगा कि इस वंश के संस्थापक कौन है तो बताएंगे आप पुष्यभूति नाम के शासक हैं जो इस वंश के संस्थापक हैं। ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण बात है। अगर आएगा कि जो वर्धन वंश है या पुष्यभूति, तो इन पुष्यभूति के नाम पर इस वंश का नाम पुष्यभूति वंश पड़ गया। पुष्यभूति वंश भी पड़ा इसका नाम आपके, और इसी को बाद में यहां कर लेंगे इसको, इसी को वर्धन वंश के नाम से भी जाना गया। यहां से वर्धन वंश के तौर पर भी इसे जाना गया। यानी कि दो नाम हमारे सामने आए, एक तो पुष्यभूति वंश और एक वर्धन वंश। क्योंकि पुष्यभूति इस वंश के संस्थापक हैं इसलिए पुष्यभूति नाम पड़ा, और वर्धन इसलिए कि वर्धन वंश के लोगों ने इसको आगे बढ़ाया जिनका संबंध कहीं ना कहीं पुष्यभूति से ही रहा, इसलिए महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जो वर्धन वंश है या जो पुष्यभूति वंश है, इसकी जो प्रारंभिक राजधानी है कौन सी? इसकी जो प्रारंभिक राजधानी है इस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर के लिए। इसकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? तो वो राजधानी आपके यहाँ पर थानेश्वर है। कौन सी है वो थानेश्वर इसकी प्रारंभिक राजधानी रही है। यहां बात करेंगे थोड़ी देर के लिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो थानेश्वर क्षेत्र है ये वर्तमान समय में यहाँ करनाल जिले में, यहाँ पर करनाल जिले में, ये हरियाणा में स्थित है। आज अगर कहे आपसे कि वर्तमान समय में थानेश्वर क्षेत्र कहाँ स्थित है, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि थानेश्वर कहाँ है, तो ये हरियाणा के करनाल में स्थित है। और मैं आपको हर्ष पर चर्चा करूं उससे पहले थोड़ा सा इसके बैक में छोटी छोटी बातों चर्चा करा देता हूं। इस पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति हैं, और वर्धन वंश का जो प्रादुर्भाव हुआ, शुरुआत हुई, वो कहीं ना कहीं प्रभाकर वर्धन से हुई। प्रभाकर वर्धन से हुई है, और प्रभाकर वर्धन ही वो पहले शासक हैं जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसकी ये ध्यान रखेंगे आपको, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले कौन पहले शासक हैं इस वंश के? वो शासक हैं हमारे प्रभाकर वर्धन। और इन्हीं प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र हैं जिनका नाम आपको जानना आवश्यक है। इन प्रभाकर वर्धन के आपके यहां से इस प्रकार से परिवार है। इनके पुत्र का नाम है राज्यवर्धन। ये इनके पुत्र का नाम है आपके राज्यवर्धन। इसके अलावा इनके दूसरे पुत्र का नाम है हर्षवर्धन, जिन पर हमारी चर्चा रहेगी। आपके आज का विश्लेषण हमारा हर्षवर्धन पर ही है। और राज्यश्री इनकी पुत्री का नाम है आपके यहाँ से। इस तरह इनका ये पूरा परिवार है, यानी प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे हैं। ये राज्यवर्धन और हर्षवर्धन 2 पुत्र हैं और राज्यश्री की पुत्री हैं। हमारा विश्लेषण इसी पर है।
जो मैं बात करने जा रहा हूं आपसे आज, जो हर्षवर्धन है, जहां मैंने अभी आपसे आते ही चर्चा की, हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है। थोड़ा मैं इस पर टिप्पणी करूंगा यहां से, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत खास है। यहां से आपका जो टाइम पीरियड है वो 606 से लेकर के 647 तक, ये जो समय है ये बताने के लिए पर्याप्त है कि इस शासक ने, हिंदू सम्राट ने 41 वर्षों के शासनकाल के दौरान, कितने वर्षों के, इन्होंने 41 वर्ष तक शासन किया। ये बताने के लिए काफी है कि इनका शासनकाल किस तरह कल्याणकारी रहा होगा, इनकी योजनाएं कितनी कल्याणकारी रही होंगी, कितनी मानव हितैषी रही होंगी। हर्षवर्धन ने सही अर्थों में गुप्तों के बाद बिखरे हुए उत्तर भारत को एकीकृत रूप प्रदान किया, अर्थात गुप्तों के बाद जो कहीं ना कहीं गुप्तोत्तर काल में जो बिखराव आया और जो उत्तर भारत में जो टूटन हुई, उस टूटन को कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर अगर एक करने का श्रेय दिया जाता है तो वो हर्षवर्धन को जाता है, और हर्षवर्धन ने उत्तर भारत को एक करने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। इस क्रम में आप देखेंगे कि जो हर्षवर्धन है उनके समय में जो साम्राज्य है वो साम्राज्य इस कदर प्रभावी हुआ, बिल्कुल उत्तर में, यहां से आप देख रहे होंगे आपके, ये पूरा उत्तर में कश्मीर से होता हुआ पूरा दिखाई दे रहा है आपके, और यहां से होता हुआ ये कन्नौज से होता हुआ पूरा बंगाल से, पूरा ये मगध वाला बंगाल वाला पार्ट होते हुए आपके यहाँ से ये ताप्ती नर्मदा इनकी सीमा रेखा है यहाँ से, और ये संपूर्ण गुजरात वाला पार्ट होते हुए ये इनका साम्राज्य, यानी कि ये जो राजस्थान का भी कुछ हिस्सा है, मथुरा, और आपका ये कन्नौज है, और ये सारनाथ है, मगध है, ये ताम्रलिप्ति है, यानी कि बंगाल वाला पार्ट है। यानी गंगा तक सीमा इनकी पूर्व में पहुंच चुकी है। उत्तर में आप कश्मीर तक के निकट पहुंचे, कश्मीर के शासक को आपने हराया भी है। आप लोग सर्च करते रहिए और मुझे बताइए कि हर्षवर्धन ने उत्तर में कश्मीर को जब हराया, कश्मीर के शासक को हराया, तो वहां से बुद्ध के किस अवशेष को ये अपने साथ लेकर आया, यानी कि बुद्ध की कौन सी चीज को ये अपने साथ लेकर आया और जिसे इसने अपनी राजधानी में स्थापित कर दिया। इस पर सर्च करते रहिए, कमेंट बॉक्स में तेजी से लिख के बताइए कि हर्षवर्धन कश्मीर से क्या लेकर आया अपने आक्रमण के दौरान। इस क्रम में देखेंगे आप लोग, यानी क्वेश्चन आएगा हर्ष के शासनकाल में इसकी सीमा रेखा का अंतिम बिंदु क्या है दक्षिण में, तो आप बताएंगे वो नर्मदा नदी है। दक्षिण में नर्मदा नदी इसकी सीमा रेखा बन गई, और वो सीमा रेखा क्यों बनी है इस पर चर्चा में अभी कुछ क्षण के बाद बताऊंगा आपको कि नर्मदा पर ही इसकी सीमा रेखा क्यों रुकी, नर्मदा के नीचे ये क्यों नहीं जा पाया, निचले वाले इलाकों में या क्यों नहीं जा पा रहा आपके, इस पर मैं चर्चा करूंगा। क्यों इसका सीमा क्षेत्र या नर्मदा तक सीमित हो गया, उस पर हमारी चर्चा रहेगी। फिलहाल जो हम बात करेंगे, ये मैंने आपको मैप बताया इसका, और हमारी चर्चा यहीं से आरंभ होगी आपके कि कैसे हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में उत्तर भारत को एकीकृत यानी कि एकीकरण यानी कि इंटीग्रेटेड कर दिया। पूरे भारत को, उत्तर भारत को, दक्षिण भारत नहीं, पूरे उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया यहां से आपके। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई, तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद में हमारे यहाँ जो सिद्धांत ज्येष्ठता के आधार पर राज्यवर्धन ने कुछ समय के लिए शासन सत्ता संभाली। ये राज्यवर्धन जब शासक बना यहाँ पर, तो वो परिस्थितियों में शासक बनाए अपने पिता की मृत्यु के बाद, लेकिन राज्यवर्धन को ठीक ही कहीं ना कहीं उस समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब मालवा का शासक था एक बड़ा पॉपुलर उस समय, और उसका नाम है आपके देवगुप्त। ये मालवा का शासक है देवगुप्त। और बंगाल में इस समय एक शासक था गौड़ क्षेत्र का, बंगाल में कहां का, गौड़ क्षेत्र का गौड़ वंश शासक है, उसका नाम है शशांक। ये कहीं ना कहीं इस वर्धन वंश के विरोधी थे, बहुत तगड़े विरोधी हुआ करते थे। इन्हें इनका धुर विरोधी माना जाता है, जो कि इनमें आपका बंगाल का शासक है वो भी विस्तारवादी है, और मालवा का शासक है वो बड़ा कुटिल है। कुटिल माने कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारी है। और जिसका परिणाम यह हुआ कि जब इन वर्धन शासकों ने यानी राज्यवर्धन ने जब अपनी बहन, यहां बात करेंगे, जब अपनी बहन का विवाह यहां पर कन्नौज के, ये आप एग्जाम क्वेश्चन आया है, कन्नौज के मौखरी वंश, कौन से वंश, कन्नौज के मौखरी वंश, यहां पर कन्नौज के मौखरी वंश के शासक उस समय थे आपके, उनका नाम है आपके गृहवर्मा। क्या नाम है, गृहवर्मन नाम है उनका, गृहवर्मन कह लीजिए या गृहवर्मा कह लो, एक ही बात है आपके। जब इनके साथ
इनकी बहन का विवाह हुआ और उस बहन का नाम क्या है आपके, मैंने ऊपर बताया है, और बहन का नाम है राजश्री। क्या नाम है? राजश्री का विवाह हो गया आपके। तो कहीं ना कहीं इस देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी, यानी कि ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और कन्नौज क्षेत्र पर उसने अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया? देवगुप्त ने, जो कि मालवा का शासक है। मैंने कहा वो षड्यंत्रकारी है, वो कुटिल है, उसने बड़ी चालाकी से कन्नौज पर आक्रमण किया। और इस समय कन्नौज के कौन सा राजवंश है कन्नौज पर शासन करने वाला? वो मौखरी वंश है ये वाला। इससे मैं चर्चा जारी रखूंगा कि पेपर में आया मौखरी वंश का शासन किस क्षेत्र पर रहा है, तो आप बताएं कन्नौज पर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रहवर्मा इस कन्नौज का शासक हुआ करता था और ग्रहवर्मा का विवाह राजश्री से हुआ है, जो कि राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन है। अब आपको बताऊंगा इस क्रम में छोटी सी बात में आपके, जब इसने हरा दिया तो इसने न सिर्फ ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और ग्रहवर्मा की हत्या के बाद ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और जो राजश्री है इन्हें इसने बंदी बना लिया, इन्हें इसने बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद कारागार में डाल दिया। राजश्री को बंदी बना लिया। ऐसे ही समय में कहीं ना कहीं हर्षवर्धन को सत्ता संभालनी पड़ी और उस समय हर्ष की आयु कितनी है? केवल 16 वर्ष की। यानी कि हर्षवर्धन जो शासक बनाए तो उनकी आयु केवल 16 वर्ष की है। हर्ष ने उस समय पर शासन सत्ता संभाली जब उस समय अधिक से अधिक इनको बहुत अधिक राजनीतिक ज्ञान नहीं रहा होगा, लेकिन इस युवा ने, ये बहुत तरुण युवा है उस समय, और ऐसी स्थिति में इतनी कम अवस्था पर कहीं ना कहीं उत्तर भारत को ऐसा नेतृत्व दिया। एक और अपने परिवार को संभाला तो वहीं दूसरी ओर शासन और प्रशासन को बेहतर नेतृत्व दिया, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की और यहीं से इन्होंने अगले 41 वर्ष तक पूरे उत्तर भारत को राजनीतिक तौर पर एकता के बंधन में बांध दिया। ये इनकी बड़ी उपलब्धि है। यहां से तो जो मैं हर्षवर्धन में आप चर्चा कर रहा हूं आपसे, यहां पर हर्षवर्धन के बारे में ऐसा कहा जाता है, इन्होंने जहां एक और अपने बहन को, अपने परिवार को बचाया, तो एक क्वेश्चन आता है, एक इस समय बौद्ध भिक्षु हैं, बड़े पॉपुलर आपके बौद्ध भिक्षु हैं, ये हमारे एग्जाम क्वेश्चन आया है। बौद्ध भिक्षु, उनका नाम है दिवाकर मित्र। दिवाकर मित्र की सहायता से, दिवाकर मित्र की सहायता से इन्होंने अपनी बहन को खोजा, इनकी सहायता से खोजा है, क्योंकि इनकी बहन बंदी गृह से भागने में सफल रही और वो विंध्याचल के जंगलों में, विंध्याचल के जंगलों में वो सती होने पहुंच गई, विंध्याचल के जंगलों में। और यहीं पर कहीं ना कहीं हर्ष ने अपनी बहन को ढूंढ निकाला, खोज निकाला, लेकिन ढूंढने में किसका योगदान रहा है? ढूंढने में इनको योगदान रहा है आपके जो बौद्ध भिक्षु हैं, उनका नाम क्या है? दिवाकर मित्र, ये नाम है उनका। इनकी सहायता से, इसीलिए कहीं ना कहीं ये इनका ऋणी बन गया और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म की ओर मुड़ने का जो कारण था इस हर्षवर्धन का, वो ये भी था कि इन्होंने कहीं ना कहीं ये सिद्ध कर दिया कि जो बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो शालीन तो हैं ही, वो कहीं ना कहीं चीजों के बारे में भविष्य की जानते भी हैं। तो हर्षवर्धन का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हुआ यहां से, और हर्षवर्धन ने अपनी बहन को पुनः आपके जो कन्नौज है वो कन्नौज की गद्दी पुनः दिलाई आपके, और अपनी बहन के साथ मिलकर के कन्नौज की देखरेख भी करने लगा। लेकिन कुछ समय बाद ही इसने कन्नौज को, यहां पर क्वेश्चन आएगा, हर्ष के समय में कौन सी राजधानी है? तो आप बताएं कन्नौज राजधानी। यानी कि हर्ष के शासनकाल में जो राजनीति का केंद्र है वो कन्नौज हो गया, राजनीति का केंद्र आपके कन्नौज हो गया, जबकि इससे पूर्व में राजनीतिक केंद्र कौन सा है? वो थानेश्वर है। कौन सा है? वो थानेश्वर है। लेकिन इस समय कौन सा हो गया है? कन्नौज हो गया। यानी कि कुछ समय बाद ही इसने कन्नौज को अपने नियंत्रण में लिया और कन्नौज और थानेश्वर से ही ये पूरे उत्तर भारत का शासन करने लगा। तो दो क्वेश्चन हुए, प्रारंभ में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी है? जो पुष्यभूति वंश है, तो थानेश्वर है, और बाद में कौन सी राजधानी हो गई? तो कन्नौज हो गई। तो पेपर में यही क्वेश्चन आता है कि हर्षवर्धन के समय तो उत्तर भारत में वर्धन वंश है, उसकी कौन सी राजधानी? तो क्या बताएंगे? कन्नौज राजधानी, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में आप देखेंगे कि हर्षवर्धन जो शासक है उसकी जो नीतियां हैं वो बाणभट्ट द्वारा उल्लेखित की गई। यानी कि हर्ष की जीवनी है, उस जीवनी को लिखने का जो श्रेय है, जीवन परिचय जो दिया है, उस जीवन परिचय का उल्लेख किसने किया है? आपके
उनका नाम है आपके, इनके दरबारी कवि, ये हर्ष के दरबारी कवि हैं। और आपका नाम है, इनका नाम है आपके, यहां पर नाम है इनका बाणभट्ट। क्या नाम है? बाणभट्ट नाम है। यानी कि बाणभट्ट हर्षवर्धन के वो दरबारी कवि हैं जिन्होंने हर्ष के प्रारंभिक जीवन उल्लेख को किया है और इन्होंने बताया है कि कैसे हर्ष प्रारंभिक दिनों में यहां पर शिव का उपासक था। किसका उपासक है? ये शिव का उपासक है यहां पर, अर्थात हर्षवर्धन शैव धर्म का उपासक है। शैव धर्म, किस धर्म का? शैव धर्म का मतलब ही है शिव का उपासक। तो प्रारंभिक दिनों में हर्ष शैव का उपासक है। ये सूर्य की उपासना भी करता है, सूर्य की उपासना भी करता है। यहां से ये मैं आपको थोड़ी देर बाद आगे भी बताऊंगा। और उसके बाद हर्ष कैसे बौद्ध बना, इसका उल्लेख बाणभट्ट ने किया है। कैसे ये बौद्ध बना आपके, इसका उल्लेख भी इन्होंने किया है। तो आप बताएंगे कि जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट ने अपने ग्रंथों में सबसे पहले जो संस्कृत में पुस्तक लिखी है आपके, वो संस्कृत की पुस्तक है। यहां पर लिखेंगे, जो हमारे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, यहां से कहीं ना कहीं आप एग्जाम क्वेश्चन आएगा कि हर संस्कृत भाषा में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है संस्कृत भाषा में, उस पुस्तक का नाम है आपके हर्षचरित। कौन नाम है? हर्षचरित। इस पुस्तक में हर्षवर्धन के संपूर्ण जीवन चरित्र का उल्लेख किया है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इनकी दूसरी पुस्तक है आपके, यहां लिखिए आप उसको, कादंबरी। कौन सी है? कादंबरी। इनकी दो पुस्तक बताई मैंने आपको। एक पुस्तक का नाम बताया मैंने आपको यहां से हर्षचरित पहली पुस्तक, और दूसरी है कादंबरी। ये दो पुस्तकें बताई। आप दोनों को याद कर लेंगे, हर्षचरित को भी और कादंबरी को। और ये किसने लिखी है आपके? ये बाणभट्ट ने लिखी है, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं। ये आपके यहां मैंने दिखा दिए एक पिक के माध्यम से कि उस समय बाणभट्ट का जीवन दर्शन इस तरह रहा होगा। इस तरह में आप देखेंगे कि जो हर्षवर्धन है वो भी स्वयं बहुत बड़ा विद्वान है, वो कोई सामान्य नहीं है। वो भी एक बहुत बड़ा विद्वान लेखक था आपके। उसे लेखन में बहुत बड़ी रुचि थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है उसने 3 नाटकों की रचना की। तीनों ही नाटक हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन ने स्वयं प्रियदर्शिका, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, प्रियदर्शिका, यहां से रत्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही नागानंद, यहां से, ये 3 आपके नाटक हैं। और इन तीनों नाटकों की रचना का जो श्रेय है वो किसे जाता है? वो श्रेय जाता है आपके हर्षवर्धन को। किसको जाता है? हर्षवर्धन को जाता है, यानी कि हर्ष को जाता है। इतना बड़ा नाटककार रहा होगा, इन नाटकों की रचना करी आपके हर्षवर्धन ने। तो पेपर में आएगा प्रियदर्शक का संबंध किससे? हर्षवर्धन से। रत्नावली का हर्षवर्धन से, और नागानंद का हर्षवर्धन संबंध है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन ने जब, जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा, हर्षवर्धन ने जब कश्मीर पर आक्रमण किया, यहां पर हर्षवर्धन ने जब कश्मीर पर आक्रमण किया, कहां पर किया है? जब कश्मीर पर, ये आपके कश्मीर पर आक्रमण किया, ये उत्तर भारत का बड़ा महत्वपूर्ण आक्रमण था, इस पर आक्रमण किया। तो यहां से यह बुद्ध के दंत अवशेषों, किसको? बुद्ध के दंत अवशेषों को ले आया यहां पर, और इन्हीं पर बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया। बुद्ध के दंत अवशेषों को, ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बुद्ध के दंत अवशेषों को लाने वाला कौन शासक है? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, कुषाण वंश का महान शासक कनिष्क ने जब पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, यानी कि जब मगध का मूल केंद्र कौन? पाटलिपुत्र। जब कनिष्क ने आक्रमण किया पाटलिपुत्र पर, तो वह वहां से बुद्ध के भिक्षा पात्र को लेकर आया था। और कहां पर लेकर आया? अपनी राजधानी पुरुषपुर में लेकर आया। कौन? कनिष्क की बात कर रहा हूं मैं आपसे। और हर्षवर्धन आएगा तो ये बुद्ध के दंत अवशेषों को अपनी राजधानी लेकर आया, यानी कि कन्नौज लेकर आया है। तो बुद्ध के दंत अवशेष कौन लेकर आया है? तो हर्षवर्धन लेकर आया है। और बुद्ध का भिक्षा पात्र कौन लेकर आया है? तो कनिष्क लेकर आया है। और दोनों में समानता क्या है? दोनों ही बौद्ध धर्म के बड़े उपासक हैं और बौद्ध धर्म के प्रचारक और प्रसारक हैं। ये दोनों में समानता है। इस क्रम में आप देखेंगे कि हर्षवर्धन ने जो अपने समय में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उन उपलब्धियों का थोड़ा सा उल्लेख कर देता हूं। कन्नौज में की जाने वाली सभाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। कन्नौज में सभाएं की हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके। इसके अलावा प्रयाग में
प्रयाग का मतलब हमारा इलाहाबाद से भी है, क्योंकि अभी तक प्रयाग का नाम पुराना इलाहाबाद ये आपका इलाहाबादी हुआ करता था। यहीं पर यहां महामोक्ष परिषद का जो आयोजन करता था, जो बहुत महत्वपूर्ण कही जाती है आपके इसके बारे में, कहां पर आपके प्रयागराज में, कहां पर प्रयागराज में। और ऐसा कहा जाता है यहां पर ये अपना सब कुछ दान कर दिया करता। ये रहा इसी प्रयाग बैठक में, यहीं पर सब कुछ, ये वाला सब कुछ दान कर दिया करता। और यह आयोजन कितने दिन होता था? 75 दिन तक, 75 दिनों तक यह आयोजन होता, 75 दिनों तक यह आयोजन होता। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए। यहीं से भारत में ये हमारे यहाँ जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, कुंभ मेले की शुरुआत जो हुई है, कुंभ का जो आयोजन है वो यहीं से हुआ है। कुंभ की ये शुरुआत है कुंभ मेले की, काहे की जो कुंभ मेला है उसकी शुरुआत आपके यहीं से हुई है, कुंभ मेले की। यानी कुंभ मेले का जो आरंभ करता, जो प्रवर्तक है वो हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट है, उसका नाम हर्षवर्धन है। इन्हीं के नेतृत्व में कुंभ मेले की शुरुआत हुई है और इन्होंने दिखा दिया कि कैसे यहाँ दान दक्षिणा दी जाती है और कैसे सभी को कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया जाता है। धार्मिक तौर पर रहकर भी आप मानव हितों की संरक्षा कर सकते हैं, देखरेख कर सकते हैं और अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि जब ये महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था तो यहाँ सबसे पहले ये किसकी पूजा करता था? तो यहाँ सबसे पहले ये बुद्ध की पूजा करता था। बुद्ध की, यहाँ पर पहले आप बुद्ध की स्तूप, बुद्ध की मूर्ति लगवा करके, बुद्ध की मूर्ति, यहाँ बुद्ध की मूर्ति लगवा करके पूजा अर्चना आरंभ करता यहाँ से। और उसके बाद यह सूर्य उपासना करता और एंड में फिर ये शिव की पूजा करता आपके इस तरह। इसके बारे में कहा जाता है क्रमशः ये सभी धर्म के लोगों को दान दिया करता, बौद्ध धर्म के लोगों को, यहाँ पर और अन्य हिंदू धर्म के लोगों को, विभिन्न ब्राह्मणों को, सबको आमंत्रित किया और सबको मुक्त हृदय से दान दिया करता। ये बहुत बड़ी बात है। इस क्रम में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, ये कोई सामान्य नहीं है बल्कि ये वेनसांग की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है ये वेनसांग। ये कौन है वेनसांग? आखिर ये वेनसांग कौन है? चीन का यात्री। कौन है ये? चीन का यात्री है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके यहाँ से, यानी कि मैंने आपको इस पिक के माध्यम दिखाया है, जो आपको टकला सा दिखाई दे रहा है आपके, ये टकला सा या थोड़े थोड़े से बाल हैं इस पर। ये कौन है? ये आपके वेनसांग है और ये हर्ष के शासन काल में कन्नौज पहुंचा, यानी कि ये कन्नौज पहुंचने वाला चीनी यात्री है, कन्नौज पहुंचने वाला। और इसने अपनी पुस्तक, क्या नाम है पुस्तक का? इसकी पुस्तक का नाम है जो बहुत बहुत हमारे एग्जाम कई बार पूछी जाती है, पुस्तक का नाम है सीयूकी। क्या नाम है? सीयूकी। इसकी पुस्तक का नाम है सीयूकी। इस सीयूकी से हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। और ये किसकी पुस्तक है आपके? ये पुस्तक है आपके वेनसांग की। और कई बार वेनसांग का नाम युवान चांग भी मिलता है, युवान चांग भी मिलता है, ये वेनसांग का ही नाम है। तो वेनसांग और युवान चांग एक ही बात है, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। जो वेनसांग है वही युवान चांग है और जो युवान चांग है वही वेनसांग है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बताया आपको अभी कि जो हर्षवर्धन है उसने अपने शासनकाल में बहुत महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है। और इसके अलावा हर्षवर्धन ने कैसे उत्तर भारत को नेतृत्व दिया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके समय के जो सिक्के हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इन सिक्कों से बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ये चांदी के सिक्के भी हैं उस समय के, जो बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। और हर्षवर्धन ने यहां पर ये कर लेंगे, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म का ये रहा, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया बड़े पैमाने पर, यहां पर बड़े पैमाने प्रचार प्रसार करवाया है। और ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हर्षवर्धन ने उत्तर भारत को राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया, राजनीतिक कहीं ना कहीं उत्तर भारत के लोगों एकता प्रदान की। कन्नौज में जो सभाओं का आयोजन करता है तो एक सभा की अध्यक्षता हर्षवर्धन ने भी की है। इस बात का उल्लेख हर्षवर्धन ने अपनी पुस्तक सीयूकी में किया है कि मैंने भी कन्नौज में सभा का आयोजन हो रहा था उस सभा की अध्यक्षता की। और आपको जानना चाहिए हर्षवर्धन ने वही कहा था
अगर किसी ने वेनसांग के आदेशों की अवहेलना की या वेनसांग की बात को नहीं माना तो ये मेरे शब्द हैं, वेनसांग का चेहरा है, वेनसांग का मुंह है, ठीक है, शब्द मेरे हैं। अगर किसी ने विरोध किया तो उसकी जिह्वा यानी जीभ काट ली जाएगी। ये मैसेज किसका था? ये मैसेज हर्षवर्धन का था। इसका मतलब है कि वो किस कदर आप बौद्ध धर्म से प्रभावित रहा होगा, क्योंकि जो वेनसांग है वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है यहां पर। और दूसरी बात, इस समय जो नालंदा विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय है? जो नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? जिसका निर्माण करवाया था नालंदा का कुमारगुप्त ने। किसने करवाया? गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। निर्माणकर्ता ये कुमारगुप्त है इसका। लेकिन इसका संरक्षण जो किया है, इसका जो संरक्षण किया है, वो संरक्षण करने वाला शासक है आपके हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन ने कई गांवों की आय को इस नालंदा विश्वविद्यालय को दिया ताकि इस विश्वविद्यालय की देखरेख हो सके। यहाँ के आचार्य को नियुक्त किया। और अंतिम लाइन बताऊंगा मैं आपको, हर्षवर्धन का जो बचपन का नाम है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हर्षवर्धन का जो वास्तविक नाम है वो क्या है आपके, तो वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे। हर्षवर्धन को शीलादित्य, क्या कहते हैं? हर्षवर्धन को शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है यहां से, यानी कि हर्षवर्धन का जो नाम है वो शीलादित्य भी है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और एक और बात, हर्षवर्धन ने चीन के साथ अपने दोस्ताना संबंध स्थापित किए। कैसे किए? चीन के साथ अपने दोस्ताना संबंध स्थापित किए। क्वेश्चन आएगा, हर्षवर्धन ने किसके साथ अपने बेहतर संबंध बनाए? तो आप बताएंगे इसने चीन के साथ बहुत मित्रवत संबंध बनाए। और इन्होंने एक राजदूत अपना चीन में अपना भेजा। चीन का राजदूत भारत आया और इन्होंने 2 राजदूत अपने चीन भेजे, यानी कि चीन का एक राजदूत भारत आया और इन्होंने 2 राजदूत अपने चीन भेजे। यानी कि इस समय हमारे बायलेटरल माने होता है द्विपक्षीय संबंध चीन के साथ बहुत अच्छे रहे होंगे। यह दर्शाता है कि भारत का साम्राज्य अब इस समय बंगाल तक पहुंच चुका है, हर्षवर्धन के समय तक उत्तर भारत में फैल चुका है, लेकिन इनकी सीमाएं दक्षिण भारत में सिमट गई आपके। और वो दक्षिण भारत कहां सिमट गई हैं? वो दक्षिण भारत में सीमाओं पर जो अंकुश लगाए हैं, वो अंकुश लगाया है चालुक्य वंश के शासक। किसने लगाया है? चालुक्य वंश के शासक। ये हमारे काम की बात है, चालुक्य वंश के शासक। लेकिन अब मन में आएगा ये चालुक्य कहां के हैं? ये चालुक्य वातापी के। कहां के हैं? ये वातापी के। वातापी को बादामी भी कहा जाता है। और ये क्या बोले तो यानी कि कर्नाटक, यानी कि आज का कर्नाटक कहा जाएगा आपके यहाँ पर। और कर्नाटक के जो वातापी के चालुक्य, उनका नाम है आपके पुलकेशिन द्वितीय। क्या नाम है? पुलकेशिन द्वितीय, ये नाम है इनका, पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के मध्य एक बहुत घमासान युद्ध हुआ। इस घमासान युद्ध का वर्णन जो हमें मिलता है, ये दोनों हर्षवर्धन और पुलकेशिन के मध्य जो युद्ध हुआ है, वो युद्ध हुआ है कहां पर? नर्मदा नदी के तट पर। कहां पर हो रहा है ये रहा, नर्मदा नदी के तट पर यहां युद्ध हो रहा है। और ऐसा कहा जाता है इस युद्ध में जो चालुक्य शासक हैं उन्होंने कहीं ना कहीं हर्ष को हरा दिया। हर्ष को हरा दिया ऐसा उल्लेख मिलता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यह युद्ध अनिर्णीत रहा, अर्थात इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं आया। लेकिन बड़ी बात यहां यह है कि इस समय जो चालुक्य वंश शासक पुलकेशिन द्वितीय का राज दरबारी है, राज दरबारी जो विद्वान है उसका नाम है रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ये नाम है उसका। और रवि कीर्ति के यहां पर इसको लिख लेंगे आप लोग, रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से यहां पर इस युद्ध की जानकारी मिलती है। पेपर में क्वेश्चन यहां से आने वाला जरूर और बेजरूर कि ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे रवि कीर्ति से है। और रवि कीर्ति कौन है? पुलकेशिन द्वितीय का राजदरबारी कवि है। तो आप कह सकते हैं जो अंतिम हिंदू सम्राट है उसे किससे पराजय का सामना करना पड़ा है? पुलकेशिन द्वितीय से, जो बादामी का चालुक्य शासक है। और हर्षवर्धन की सीमाएं दक्षिण भारत में कहां तक सिमट गई? नर्मदा नदी तक। ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार ये प्राचीन भारत का जो इतिहास है यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपको मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत और राष्ट्रीय आंदोलन पर चर्चा कराऊंगा। संक्षिप्त चर्चा रहेगी, एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण है।
और हर्ष की जो मृत्यु है, यहाँ पर जो हर्ष की मृत्यु है आपके, वो कहीं ना कहीं 57 वर्ष यानी 57 वर्ष की अवस्था में 647 ईस्वी में हो गई। जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये हर्ष की मृत्यु है यहाँ पर, इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। हालांकि मृत्यु आएगी नहीं, लेकिन अंतिम हिंदू सम्राट का अंत यहीं पर हुआ। इसके बाद उत्तर भारत को कहीं ना कहीं एक संघर्ष में उलझना पड़ा, जिसका नाम त्रिकोणीय संघर्ष है, त्रिभुज संघर्ष है, त्रिपक्षीय संघर्ष है, ट्रायंगल कॉन्फ्लिक्ट है। उसके बारे में आपसे आगे चर्चा करूंगा। इस वीडियो पर लगातार बने रहेंगे, चैनल पर जुड़े रहेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि ये एग्जाम वाली क्लास है। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।